हेलो स्टूडेंट, मैं संजीत आप लोग का स्वागत करता हूँ इन्फिनिटी क्लास में। आज क्लास 10 के साइंस के जो केमिस्ट्री विभाग है, केमिस्ट्री के पहला चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके उस चैप्टर को आज देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उस चैप्टर के एक एक पॉइंट को देख के देखेंगे। ठीक है, तो अगर जिसको भी इंटरेस्ट है एक एक पॉइंट पढ़ना, तो वो हमारे क्लास में जोड़ सकते हैं। और आप लोग के जो दोस्त हैं उन लोग को भी थोड़ा शेयर कर दीजिए, कि वो लोग को भी थोड़ा पता चले कि एक एक पॉइंट में क्या क्या दम होता है, साइंस में क्या क्या दम है। तो उस दम को भी तोड़ना है कि हम लोग कितना साइंस को पता है। ठीक है, तो चलिए चलो हम देखते हैं एक एक पॉइंट लेके। तो एक एक पॉइंट लेके पहला क्या है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट है, तो उस पॉइंट को पहले फर्स्ट टाइम देखेंगे कि आपने दैनिक जीवन में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो आपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थिति पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब, मतलब हम लोग का जो रियल जिंदगी है, रियल लाइफ है, तो उस रियल लाइफ से हम लोग को साइंस को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि गर्मियों में कपड़े के ताप पर, सॉरी, गर्मियों में कमरे के ताप पर, ये फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। मतलब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, क्यों, मतलब ये क्यों छोड़ दिया जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, लोहे का तलवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। मतलब ये सब हम लोग देखेंगे क्यों छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, अंगूर क्यों, अंगूर का किण्वन जो दारू बनता है ना, तो दारू जो बनता है तो अंगूर के किण्वन के द्वारा ही बनता है। तो वो किस लिए बनता है उसको भी देखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भोजन भोजन पकाया जाता है, तो भोजन क्यों पक जाता है, ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो इसको भी देखेंगे कि भोजन भोजन को जो उबाला जाता है, तो उबलने के बाद ही वो हमारे खाने लायक बन जाता है। तो खाने लायक तो उबलता क्यों है, हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है। जो हमारे पेट है, तो पेट में ऐसा क्या होता है कि हम भोजन को पचा लेते हैं। तो उस भोजन का अगर हम दूसरे बर्तन में भी रख दें, क्योंकि हमारे पेट मान लो कि एक बर्तन जैसा है, तो बर्तन में अगर भोजन को रख दें तो सड़ेगा या पचेगा, तो दोनों में से क्या होगा, तो उसको वो अलग चीज़ है। फिर उसी भोजन को अगर हमारे पेट में रखेंगे तो पच जाता है, सड़ता नहीं है। सड़ना और पचना दो अलग अलग होता है। अगर सड़ गया तो हमारे शरीर में नहीं लगता है, अगर पच गया तो हमारे शरीर में कुछ विटामिन आ जाता है। ठीक है, हम सांस लेते हैं, तो हम सांस क्यों लेते हैं, तो उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम सांस लेते हैं तो क्यों सांस लेते हैं उसको भी देखेंगे। और कुछ यहाँ पर है, तो वो वाला पॉइंट देखो। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की, ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो लाइन है, तो इसको देखो, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। मतलब पहले अवस्था में कुछ अलग होता है, तो दूसरे मतलब उसकी अवस्था परिवर्तन करने के बाद ही उसका कुछ अलग बन जाता है। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछले कक्षा में, जो भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो जैसे मोमबत्ती का जलना और एक गलना, तो मोमबत्ती का जलना कौन सा है, वो रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम फिर से वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और जिसको हम फिर से वापस प्राप्त कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती का जो जलना है, तो कौन सा परिवर्तन है, तो जल गया तो खत्म हो गया, तो फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब रासायनिक परिवर्तन। लेकिन उसको अगर गल गया, मतलब मोमबत्ती जो है, कैंडल जो है, तो कैंडल को अगर जला दिए तो गल के एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, फिर से मतलब फिर से उसको क्या कर सकते हैं, कैंडल बना सकते हैं। तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार भौतिक और रासायनिक के बारे में हम लोग एक 9 क्लास में पढ़ चुके थे। तो पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, जब कोई रासायनिक, अब यहाँ से पढ़ो, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, मतलब उसके अवस्था में कुछ नया आ गया, फिर से उस अवस्था को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो पहली वाली जो अवस्था था, तो उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे हो, तो आप लोग के मन में ये आ रहा है कि यहाँ भी एनसीईआरटी ने भी बोल रहा है कि आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसका एक्चुअली रूप क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे कुछ क्रियाकलाप को देखेंगे। तो क्रियाकलाप में क्या है, देखो कि क्रियाकलाप 1.1 में जो है, सॉरी, क्रियाकलाप 1.1 में जो है, तो उसमें क्या है, सावधान, इस क्रियाकलाप में शिक्षक का मतलब मेरे साथ मेरा इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं कि सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। मतलब कुछ केमिकल का बॉन्डिंग करेंगे, तो उस केमिकल में क्या रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा। क्या रहेगा, मैग्नीशियम। ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रेवन को रेगवन से रगड़ कर साफ कर लीजिए। मतलब मैग्नीशियम एक टुकड़ा लिए, आप मैग्नीशियम रेवन को क्या किए, हम थोड़ा सा उसमें मतलब छीलने जैसा उसको साफ कर लिए, इसे चिमटे से पकड़कर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, क्या, ये जो चिमटे से पकड़ के रखा है, चिमटे से पकड़कर उसको लैंप के सामने ले जाने के लिए बताया जा रहा है। दहन कीजिए, अब उसको दहन करने के लिए बोल रहा है, तथा इससे बनी राख को 5 ग्लास में इकट्ठा कीजिए। अब इसमें से जो राख बना, राख को एक गिलास लेने के लिए बोल रहा है, किसका, कांच का गिलास, और उसमें मतलब ये जो जैसे यहाँ पर एक ले लिया प्लेट, उस प्लेट में रखने के लिए बोला, इकट्ठा कीजिए जैसा कि चित्र में इतना दिया हुआ है। मैग्नीशियम रेमन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए, मतलब इसमें सावधानी बरतने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि मैग्नीशियम रेमन का वायु में दहन, मतलब मैग्नीशियम रेवन जो है, मैग्नीशियम रेवन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करने के लिए बोल रहा है। मतलब मैग्नीशियम को जो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो उस जल जाता है, जलने के बाद एक व्हाइट कलर का राख बनता है, उस राख को एक प्लेट में रखने के लिए बोल रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या है, तो नेक्स्ट पेज में आपने देखा होगा कि
आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रेमन का दहन होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो कौन सा लोह उत्पन्न होता है, कौन से कलर के लोह उत्पन्न होता है, तो कौन सा लोह उत्पन्न होता है, श्वेत कलर का। कौन सा लोह उत्पन्न होता है, श्वेत कलर का। फिर और यह श्वेत श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जो मैग्नीशियम रेमन है तो मैग्नीशियम जो है तो वो क्या होता है, श्वेत कलर का आग देता है, लोह देता है, और श्वेत चूर्ण में भी परिवर्तन हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। ये जो चूर्ण होता है ना, ये उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO2। ठीक सर, ये MgO2 क्या है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखा जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को Mg, मतलब मैग्नीशियम को Mg कहा जाता है। सॉरी, लिखा नहीं रहा, MgO2, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक, आगे देखते हैं क्या है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। मतलब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में उसको जब जलाते हैं तो जब जलता है तो उसमें क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्रियाकलाप 1.2 जो है, तो क्रियाकलाप 1.2 और 1.3 में दोनों साथ साथ दिया है कि एक परत 1.2 को पहले फर्स्ट टाइम देख लेते हैं। तो क्या है कि एक परत नली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। मतलब एक परत नली लेने के लिए बोल रहे हैं और उसमें लेड नाइट्रेट का लेने के लिए बोल रहे हैं घोल। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला लीजिए। अब फिर उसमें पोटेशियम आयोडाइड का लेने के लिए बोला, आप क्या परीक्षण आता है, मतलब उसमें क्या रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट को भी देखने के लिए बोल रहा है। फिर इसको देखेंगे। ठीक है, अब नीचे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका जितना आंसर होगा सब कुछ बता देगा। तो देखो यहाँ पर क्रियाकलाप 1.3 में क्या है कि एक संकोआकार, जैसे यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है, एक संकोआकार क्या है, फ्लक्स। एक संकोआकार क्या है, फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स है तो इस प्रकार लेने के लिए बोल रहे हैं। या परखनली में कुछ दानेदार जिंक डालिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, सॉरी, जैसे यहाँ पर कुछ दानेदार जिंक दिया हुआ है, इसमें ये जो है ना, ये सब जिंक है। शंकुआ का फ्लक्स या परखनली लेने के लिए बोल रहा है, उसमें दानेदार जिंक डालने के लिए बोल रहा है। इसमें दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड मिला लीजिए। अब जिंक जो है मतलब यहाँ पर जेडन लेने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मतलब एक एसिड होता है, और जिंक क्या है, एक धातु है। धातु और एसिड आपस में जब अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा, तो ZnCl बनता है। तो यहाँ पर ZnCl बनता है और H+ आयन उत्पन्न करता है। तो ठीक, इसको भी आगे देखेंगे, थोड़ा हल्का दिखा देंगे कि कैसे होता है, काम करता है, कैसे काम करता है। अम्लों का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। मतलब जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए या फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या जस्ते के दाने का आपस में कुछ होता दिखाई दे रहा है, जहाँ मतलब जो जस्ते का दाना है, मतलब जिंक का जो दाना है, तो उसमें कुछ रिएक्ट हुआ, तो शंकुआ का फ्लक्स या परखनली को स्पर्श कीजिए। मतलब उसको छूने के लिए बोल रहे हैं। क्या कुछ गर्म आया या फिर ठंड शीतल पड़ गया, तो क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ, तो यही सब देखने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर से देखेंगे, नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो क्या है कि ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि निम्न किसी प्रश्न की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब इससे हम लोग को पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो कैसे, अवस्था में परिवर्तन हुआ है। अगर किसी रासायनिक कब हम रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कब हुआ, जब उसके अवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ, उसके रंग में कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे हम मैग्नीशियम को वायु के साथ अभिक्रिया किया तो उसमें रंग में कुछ परिवर्तन आया। गैसों का निष्कर्ष, जैसे जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गर्म किया तो उसमें हाइड्रोजन गैस का निष्कर्षण हुआ। ताप में परिवर्तन, उस जो फ्लक्स है तो उसको हम जब छूने को किया तो उसमें क्या कुछ गर्माहट मिला। तो इससे पता चल रहा है कि कुछ परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जो हो किसके कारण हुआ, रासायनिक अभिक्रिया के कारण हुआ। यदि हम अब नेक्स्ट लाइन देखो तो यहाँ पर क्या है, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। मतलब अलग अलग प्रकार की। जैसे हम लोग सुबह खाना खाते हैं तो खाना खाने के जो खाना बनता है तो उसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ है। मतलब उसका कुछ रूप अलग होता है, और जब उसको पका लेते हैं तो उसमें कुछ अलग परिवर्तन हो जाता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया उनके प्रतीकात्मक रूप निरूपण का अध्ययन करेंगे। मतलब इसी प्रकार कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग तो अब देखेंगे कि रासायनिक समीकरण मतलब 1.1 जो टॉपिक है, इसी चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है, तो उस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्रियाकलाप 1.1। तो 1.1 जो है तो हम पढ़े थे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो निर्माण होता है कि उसको अगर लैंग्वेज में लिखा जाता है तो लैंग्वेज में लिखा जाता है तो वो बहुत लंबा हो जाता है। लंबा को अगर संक्षिप्त में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो मैग्नीशियम इधर जो है क्या है कि मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन
तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में क्या कर दिए, ऐड कर दिए। जब बना तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसी प्रकार फिर से आगे देखेंगे कि आगे क्या है कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। मतलब इधर जो है ये जो पूरा लिखे हैं, इसमें क्या है कि लेफ्ट साइड में जो इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो ये लेफ्ट साइड को क्या बोलेंगे, अभिकारक। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलता है तो उस सभी तत्वों को हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। और जब मिल के कुछ प्रोडक्ट का बनता है, मतलब कुछ प्रोडक्ट का उत्पादन करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। ठीक, तो यही यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है। तो आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट पेज में क्या है, तो नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है कि जब ये जो समीकरण लिखते हैं तो L + R = क्या होता है, प्रोडक्ट। क्या होता है, इधर अभिकारक होता है, उधर उत्पाद होता है। तो अभिकारक को लेफ्ट प्लस राइट = क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। तो इसको हम आपस में क्या करते हैं, प्लस से निरूपित करते हैं। और जब इधर बनता है तो उसको क्या कैसे निरूपित करते हैं, एक तीर के माध्यम से। किसके माध्यम से, एक तीर के माध्यम से। अब इस सब को हम LHS बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, LHS। और इधर वाला को हम RHS बोल सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी बोल सकते हैं। और या फिर हम इधर वाला साइड को हम अभिकारक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अभिकारक। और इधर वाला साइड को हम क्या बोल सकते हैं, उत्पाद। ठीक, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, तो यही हो गया। अब देखेंगे कि नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, तो उसमें देखेंगे क्या है, रासायनिक समीकरण लिखना। हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे कैसे, तो जैसे हम क्या बोले, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो एरो के बाद जो बनता है, जो प्रोडक्ट होता है, तो MgO बना। क्या बना, MgO। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया किया, आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो एक क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम कैसे निरूपित किया, तीर के द्वारा। मतलब इधर तो आपस में संयोग किया और संयोग करके कुछ बना, तो जो बना तो उसको हम तीर के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। ठीक, अब देखेंगे क्या, अब इसको कुछ संतुलित भी कर सकते हैं। सर संतुलित मतलब क्या होता है, तो जो LHS में होता है, जितना तत्व LHS में होता है तो उतना ही तत्व RHS में होना चाहिए। तो सर क्या तत्व क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा देखो, हम इधर क्या बता रहे हैं कि इधर मैग्नीशियम के गो है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम एक ही है। अब इधर देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, 2 है। हम लोग 9वीं क्लास में पढ़े थे, तो अगर किसी को याद है तो उसको पता होगा कि ऑक्सीजन एक परमाणु है या फिर द्विपरमाणु। तो ऑक्सीजन एक्चुअली रियल में क्या होता है, द्विपरमाणु। क्यों सर, तो ये 2 परमाणु आपस में मिलकर ऑक्सीजन बनाता है। मतलब ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन आपस में मिलता है तो O2 का निर्माण करता है। तो इस O2 का हम क्या बोलते हैं, द्विपरमाणु। मतलब ऑक्सीजन के गो है 2, तो ये 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब इधर भी क्या है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब इधर क्या बन गया, 2। तो इस प्रकार इधर 3 हो गया, इधर 2 हो गया। तो सर इधर कम ज़्यादा हो गया, बराबर है, तो बराबर तो नहीं है, हम क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू, तो हम लोग का समीकरण जो है तो बराबर होना चाहिए। तो अगर मान लो कि इधर अगर 2 गुना कर दें और इधर 3 गुना कर दें, आपस में क्या होगा, बराबर होगा या फिर नहीं होगा, सॉरी, तो बराबर हो गया। तो सर यहाँ मतलब इस समीकरण में क्या, कहाँ पर गुना करेंगे, 2, पूरा समीकरण में गुना कर दें, नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है, होता है कि जो मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन O2 है, तो इधर क्या हो गया, MgO, क्या है, O। तो थोड़ा इधर लिख देते हैं, Mg + O2, एरो क्या लिखेंगे, MgO। अब MgO जो है, तो MgO है, तो अब इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन इधर 1 है, तो इधर 2 से गुना कर दिए। नीचे गुना नहीं होता है, नीचे गुना नहीं होता है, ठीक, नीचे गुना नहीं करना है। तो ऑक्सीजन 2 तो हो गया सर, मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अब मैग्नीशियम 2 हो गया तो इधर मैग्नीशियम को क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, मतलब 2 दूनी 4 हो गया। इधर भी मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1, और 1 1 2 और 2 दूनी 4, आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग समीकरण को क्या कर सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं, मतलब संतुलित कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं फिर संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो ये जो हम संतुलित किए हैं, तो संतुलित करने का क्या कारण है, तो संतुलित करने का कारण यही है कि दोनों तरफ क्या होता है, समान तत्व होता है। ये किसने कहा था सर, ये डाल्टन का परमाणु मॉडल जो है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सॉरी, ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है, तो इधर भी मतलब LHS में जितना द्रव्यमान रहेगा उधर भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा। तो मतलब इधर जितना तत्व होता है उधर भी उतना ही तत्व होता है। और एक होता है क्या, स्थिर अनुपात का नियम। क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम, मतलब लेफ्ट साइड में जितना तत्व होता है राइट साइड में उतना ही तत्व होता है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, संतुलित के बिना कुछ नहीं होने वाला है। अब देखेंगे नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे जिंक है,
यहाँ पर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, अब बना क्या, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जिंक लिए और सल्फ्यूरिक एसिड के सूत्र क्या होता है, H2SO4, H2 प्लस H2SO4, ठीक। और जिंक सल्फेट बना, जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। क्या ये संतुलित है, तो संतुलित दिखाई दे रहा है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर सल्फर मतलब सल्फर कितना है, S कितना है, 1 है, इधर भी S 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, और फिर इधर देखो जिंक कितना है, जिंक 1 है, इधर भी 1 है, मतलब ये संतुलित है, इसको संतुलित करने की कुछ जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज में क्या है कि इसी को संतुलित किया है, तो उस जैसे हम समझा दिए, जैसे हम क्या समझाएं कि LHS में जितना तत्व है RHS में उतना ही तत्व होता है, होना चाहिए। तो जिंक इधर कितना है, 1 है, जैसे LHS में 1 है तो RHS में भी 1 है। अब हाइड्रोजन का 2 है तो इधर भी 2 कर दिया, सल्फर कितना है, 1 है तो इधर भी 1, ऑक्सीजन कितना है, इधर 4 था तो इधर भी 4 कर दिए। तो इस प्रकार हम लोग जो रासायनिक समीकरण है तो उसको संतुलित कर सकते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे कि तीर के निशान के दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान है। अब देखिए दोनों तरफ देख लेंगे कि दोनों तरफ क्या है, तत्वों की संख्या समान है। जैसे यहाँ पर निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास कीजिए, मतलब यहाँ पर कुछ एक समीकरण दे दिया है तो इस समीकरण को क्या करने के लिए बोल रहे हैं, संतुलित। तो यहाँ पर आयरन जो है, आयरन और जल आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, आयरन और जल जो है आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहा है, फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो यहाँ पर आयरन कितना है, तो आयरन सर 1 है, तो आयरन 1 है, तो इधर आयरन कितना है, मतलब इधर LHS है, इधर RHS, इधर देखते हैं LHS और इधर RHS। आयरन Fe कितना है, मतलब आयरन कितना है, सॉरी एक बार लिख देते हैं, इधर LHS RHS, इधर आयरन कितना है 1, इधर कितना है 3 है, कितना है 3 है, मतलब इधर क्या करना है, 3 से गुना करना है। फिर इधर कितना है, क्या है कि हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, मतलब हाइड्रोजन के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करना है। इधर ऑक्सीजन के हैं 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 4 है, मतलब इधर कितना 4 से गुना भी करना है। तो इधर देखो नीचे क्या है कि इधर क्या किया कि जैसे यहाँ पर आयरन है तो आयरन 1 है, इधर 3 है, तो फिर हाइड्रोजन क्या है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, मतलब हाइड्रोजन बराबर है, हाइड्रोजन के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करना है। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितना है, इधर 1 और इधर 4, मतलब ऑक्सीजन कम ज़्यादा है और आयरन कम ज़्यादा है, हाइड्रोजन बराबर है। तो ये जो आयरन है और ऑक्सीजन है तो ये दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे तो क्या होगा कि हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन तो नहीं, ऑक्सीजन के साथ क्या करना है, कुछ गुना करना है। तो यहाँ पर क्या किया हम लोग, देखो एकदम लास्ट में चला जाएंगे, अब ये सब उतना देखने की जरूरत नहीं। तो इधर ऑक्सीजन क्या कर दिए, देखो यहाँ पर जल के साथ क्या कर दिए, 4 गुना कर दिए, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 4 है ना, तो इधर 4 है तो ऑक्सीजन को भी 4 करना है, तो इधर 4 गुना कर दिए। अब फिर नेक्स्ट पेज में क्या है कि नेक्स्ट में आयरन कितना था, आयरन 3 था, इसलिए आयरन को भी 3 से गुना कर दिया, ठीक। अब देखेंगे इधर भी 4 कर दिए, तो हाइड्रोजन कितना था, इधर 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, तो इधर भी 4 से गुना करना पड़ा, तो 4 दूनी 8 हो गया। इस प्रकार एक संतुलित समीकरण प्राप्त हुआ, क्या कि 3 आयरन प्लस 4 H2O, मतलब 4 भाग जल है, प्लस इधर Fe3O4 प्लस 4 H2O। देखो इधर आयरन भी 3 हो गया, इधर भी आयरन 3 हो गया, इधर ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गया, मतलब ये जो समीकरण है, समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है, अब इस वही प्रोसेस को दोहरा कर लिखा है कि इतना कर दिया, इतना कर दिया, तो उतना देखने का जरूरत नहीं है। अब इधर एक थोड़ा सा समीकरण है कि ये समीकरण जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन गैस के साथ, और कितना टेम्परेचर में, तो 340 टेम्परेचर में, तापमान में, तो 340 डिग्री सेल्सियस में उसको गर्म अगर कर दिए तो क्या CH3OH, ठीक। तो इसका निर्माण किया। फिर एक हम लोग 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन भाग लेता है, जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जल लेता है, तो जल का कितना भाग होता है, 12 भाग होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 6 भाग। तो किसका निर्माण करता है, तो C6H12O6, इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक। अब C6H12O6 तो हो गया, अब ऑक्सीजन भी बना, क्योंकि हम लोग पेड़ से ऑक्सीजन भी लेते हैं, तो ऑक्सीजन जब लेते हैं तो 6 भाग ऑक्सीजन का निर्माण होता है, कितना भाग, 6 भाग ऑक्सीजन का निर्माण होता है। फिर उसमें से कुछ पानी भी आता है, देखना कि पानी जो पेड़ है, तो पेड़ के पत्तियों से क्या होता है कि कुछ बूंदे बूंदे पानी आ जाती हैं, तो उस पानी जो है, तो उस पानी वो वाला पानी कहाँ से आते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो पानी बाहर निकल आते हैं, तो वो पानी कितना भाग होता है, 6 भाग। तो इस प्रकार हम लोग का रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हम अभी कराएं या फिर बाद में, तो आप लोग अगर
कहिएगा तो अभी नहीं कराएंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में जितना मतलब चैप्टर के जो अंदर में जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन पे एक बार में समराइज कर देंगे, ठीक। और एक ही वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब 20-25 मिनट का एक वीडियो में पूरा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आप लोग अगर कहिएगा तो फिर अभी कर देंगे, नहीं तो एक अलग वीडियो से बना देंगे, ठीक है। तो जैसे हमें लग रहा है कि अलग वीडियो बनाना ही अच्छा है। तो अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो आप लोगों को क्वेश्चन